हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग एक्सट्रेटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर तो बहुत अच्छे से समझने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी रिवीजन है प्रॉपर। हम लोगों ने पूरा ब्रीथिंग किया, पूरा बॉडी फ्लूइड किया। अब हम लोग एक्सट्रेशन प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पे आ जाए। भैया तैयार हो कि नहीं? हाँ सर, चलो देखो भैया। एनिमल एक्यूमुलेट बोले हैं, एनिमल की बात कर दी जाए तो एनिमल में कौन आते हैं? पोरीफेरा भी आता है, सिलेंटेटा भी आता है, टिनोफोरा भी आता है, प्लेटी हेलमेंथिस भी आता है, फिर उसके बाद एस्टे हेलमेंथिस भी आता है, एनेलिडा भी आता है, ऑर्थोपोडा भी आता है, मोलुस्का भी आता है, इटाइनोडर्मेटा भी आता है, चौडेटा भी आते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। तो बोले जो ये पोरीफेरा हो जाए, सिलेंटेटा हो जाए, प्लेटी हो जाए, तो ये सारे सबसे पहले वाटर में ही तो इनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, वाटर से ही तो स्टार्ट हुई। हाँ, तो इन्हें वेस्ट करने के लिए जो इनका वेस्ट बनता है ये अमोनिया के फॉर्म में बनता है। अमोनिया निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उससे कम पानी की आवश्यकता यूरिया निकालने में होती है, और सबसे कम यूरिक एसिड निकालने मतलब पानी की ज़रूरत कम होती है। सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है यूरिक एसिड में निकालने के लिए। इसलिए यूरिक एसिड की बात कर दी जाए, यूरिक एसिड की बात कर दी जाए तो लीस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया की बात कर दी जाए तो मोस्ट टॉक्सिक होता है, क्योंकि भैया इन्हें निकालने में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे कुछ अदर वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि CO2। जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, हमारा जो ग्लूकोज टूटता है तो उसमें भी ETS साइकिल में जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 मॉलिक्यूल्स निकलता है कि नहीं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें भी CO2 वाटर प्लस एनर्जी निकलता है कि नहीं? तो हमारा तो CO2 प्लस वाटर भी एक तरीके का वेस्ट है। और इतना ही नहीं, तो हमारे सोडियम आयन, तो हमारे पोटेशियम आयन, तो हमारे क्लोरीन आयन, तो हमारे फॉस्फेट आयन, तो हमारे सल्फेट आयन, अदर बाई द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाई अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन। जब कभी तुम पार्टी में चले जाते हो तो भैया तुम क्या नाम है दबा के तो खा लेते हो बढ़िया से, क्या नाम है मलाई कुल्फ़ी, या तुम बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लेते हो एक्सेस में। कभी कभी बोलते हो कि आज फ्री था एकदम पनीर एकदम खाते बराबर कर देंगे, तो फिर मालूम पड़ता थोड़ी देर बाद तुम्हें बराबर हो जाते हो ना। तो इसीलिए एक्सेस इंजेक्शन में जब तुम खा लेते हो तो ये सारे हमारे वेस्ट बन जाते हैं। दिस सब्सटेंस हैव बीन, अब ये सारे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हुए हैं, अमोनिया हो जाए, यूरिया हो जाए, यूरिक एसिड हो जाए, CO2 हो जाए, वाटर हो जाए, हमें इन्हें निकालना भी तो पड़ेगा। तो बोले दिस सब्सटेंस हैज बीन रिमूव टोटली और पार्शियली। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, द स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया हो जाए, यूरिया हो जाए, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कौन अमोनिया हो जाए, यूरिया हो जाए, यूरिक एसिड, मैंने बोला अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो हो जाए मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाते हैं क्रिएटेड बाय द एनिमल। भैया एनिमल ही तो ये सब निकालेगा। अब इसके बाद इन्होंने बोला क्या? इसके बाद बोला अमोनिया इज दी मोस्ट टॉक्सिक। यहाँ पे ध्यान दो भैया, हम यहाँ हर एक लाइन पे बता रहे हैं। तो अमोनिया जो होते हैं मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, और फिर बोला रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि भैया पहले चीज़ ये हम लोग में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया तो निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो लिखा भैया आओ पढ़ो, आओ पढ़ो। ओ भाई हटो, तुम तो बहुत खुश होते। हाँ, लिखा भी है अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, और इन्हें निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर एलिमिनेशन। और वहीं पे फिर यूरिक एसिड की बात कर ली जाए तो ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इन्हें मिनिमम वाटर की ज़रूरत पड़ती है निकालने के लिए, मतलब इन्हें निकालने के लिए मिनिमम वाटर की आवश्यकता होती है। बोले द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। बोले हैं कि अमोनिया तो एक्सक्रीट करने तो ही बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। मैंने बोला अमोनिया निकाल दिया, अमोनोटेलिज्म। मैंने बोला यूरिया निकाल दिया, यूरियोटेलिज्म। मैंने बोला यूरिक एसिड निकाल दिया तो यूरिटोटेलिज्म। समझिए मैंने बोला क्या? मैंने बोला अमोनिया तो निकाल दिया। अब यहीं पे बोलो, मैंने बोला अमोनिया तो निकाल दिया, मैंने बोला अमोनिया तो निकाल दिया, मैंने अपने बॉडी से अमोनिया निकाल दिया। तो हमारा हम कितना निकाल, जो वेस्ट है, जो एक्सेस वेस्ट है, मैं निकाल दिया, रिमूव कर दिया। तो उस ऑर्गेनिज्म तो क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म तो क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। भैया स्पेलिंग में तो मेरे मत जाना। अमोनोटेलिज्म भैया, मैं स्पेलिंग के लिए एकदम डरता रहता हूँ भाई, कि स्पेलिंग मेरी गलत ना हो जाए। ठीक है, अब वैसे थी भैया, वैसे ही एक मिनट भी, हाँ वैसे ही हम यूरिया तो निकालते हैं।
तो हम बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। और फिर अगर मैं यूरिक एसिड कहाँ पे होता है अभी आगे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे होगा, लेकिन जब हम यूरिक एसिड को निकालेंगे तो हम उसे बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। ठीक है, अब चलो भैया, हाँ ठीक है, अमोनिया तो निकालेंगे अमोनोटेलिज्म, यूरिया तो निकालेंगे यूरियोटेलिज्म, और यूरिक एसिड तो निकालेंगे यूरियोटेलिज्म। ठीक है, तो उसी तरीके से जब अमोनिया तो हम लोग निकालें, मतलब हम लोग तो नहीं निकालेंगे, जो एक्टिवेटेड फॉर्म वाले लोग होंगे वो बोले जाएंगे अमोनोटेलिज्म। फिर हम बोले अगर यूरिया तो निकाला गया तो यूरियोटेलिज्म, और यूरिक एसिड निकाला जाए तो यूरियोटेलिज्म। ठीक है, बोले इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, इसका एग्जाम्पल मिनी बोनीफिश हो जाएगा, एक्टिवेटेड एम्फीबिया हो जाएगा, एक्टिवेटेड इंसेक्ट। तो जरा याद रखना, देखो मिनी बोनीफिश, अगर बात करें कार्टिलेजिनस फिश तो कार्टिलेजिनस फिश नहीं आएगा, बोनीफिश आएगा। बोनीफिश का दूसरा नाम ऑस्टियोथिस। ठीक है, तो मिनी बोनीफिश आएंगे, एक्टिवेटेड एम्फीबिया मतलब पानी वाले एम्फीबिया होंगे, और एक्टिवेटेड इंसेक्ट। तो जाहिर सी बात है तुम एक बात समझो कि अमोनोटेलिज जो होते हैं, अमोनिया कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, अमोनिया एक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाया जाता है। आइदर एक्टिवेटेड एम्फीबिया हो जाए, एक्टिवेटेड इंसेक्ट हो जाएगा। मिनी बोनीफिश भी ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं अमोनोटेलिज्म होते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म तो क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। याद रखो, जो अमोनिया निकालते हैं उसे हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, और जिस ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया निकालता है उसे हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म निकालता नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, अमोनोटेलिक बोलते हैं, अमोनोटेलिक इन नेचर। ठीक है, वो नेचर क्या होता है, अमोनोटेलिक नेचर होता है। ठीक है, फिर वही के बाद बात है अमोनिया इधर रेडियली सोल्यूबल। बोले अमोनिया क्या होता है, रेडियली सोल्यूबल, बहुत घुलनशील नहीं होता, बहुत पार्शियली सोल्यूबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कि तुरंत क्या नाम है पानी से मिला घुल गया, नहीं, बहुत रिएडली सोल्यूबल होता है। जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस थ्रू आउट द दिल सरफेस। अगर वहीं पर बात करिए पाइसेट के केस में तो दिल सरफेस हो जाए, और वहीं पर बात करिए अदर जैसे कि पोरीफेरा हो जाए, सेलेंट डेटा हो जाए, ये सारे की बात करिए तो बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। तो ये हमारा हाईलाइट करने वाली बात हो गई, किस फॉर्म में अमोनिया तो हम लोग निकालते हैं, अमोनियम आयन के फॉर्म में निकालते हैं। हम फिर से बताएंगे भैया, एनिमल की बात है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर, आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, और ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट तो हमें निकालना होता है। अमोनिया की बात है, अमोनिया जो होते हैं मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट में आते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और वहीं पर बात है अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है, इन्हें निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। वहीं पे यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इन्हें निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। जो अमोनिया तो निकालते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। मिनी बोनीफिश हो जाए, एक्टिवेटेड एम्फीबिया हो जाए, एक्टिवेटेड इंसेक्ट हो जाए, और नेचर क्या होता है, अमोनोटेलिक। उसी तरीके से अमोनिया की बात करिए, ये मोर सोल्यूबल होता है, रेडियली भी सोल्यूबल होता है। ये रेडियली सोल्यूबल होता है, जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन के जरिए क्या नाम है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर उसके बाद बोला है और अब बॉडी सरफेस और अब जेल सरफेस, पाइसेट में जो होता है जेल सरफेस। बोले जो अमोनिया तो निकालते हैं वो अमोनियम आयन के फॉर्म में निकालते हैं। फिर उसके बाद बोले इसमें किडनी का कोई अहम रोल नहीं है, तो किडनी डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। तो किडनी का कोई अहम रोल नहीं है अमोनिया को निकालने में। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट रिमूवल। बोले किडनी का कोई अहम रोल नहीं है अमोनिया को निकालने में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, ये तो एक्टिवेटेड एडाप्टेशन में आ जाए। अब टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसरी द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब मैंने बोला भैया जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, सबसे पहले सिलेंटेट आया, फिर उसके बाद सिलेंटेट आया, फिर टीनोफोर आया, फिर प्लेटी हेलमेट आया, फिर एचसीएल में। तो भैया तुम देखो एडाप्टेशन धीमे धीमे एक्टिवेटेड से सब लोग टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ भाई, और अगर टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरे एक बात बताओ, जिस हिसाब से पहले जो स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें तो पानी भरपूर मिला होगा, लेकिन जिस तरीके से एडाप्टेशन होता जा रहा है, सब लोग टेरेस्ट्रियल में बढ़ते जा रहे हैं, तो पानी की कमी फील हो रही है कि नहीं? अरे भैया तुम वाटर की अब लैंड पे आ रहे हो तो धीमे धीमे तो पानी की कमी हो रही है कि नहीं? तो उस हिसाब से अगर अमोनिया रहा, अमोनिया के लिए निकालने के लिए ज़्यादा पानी आवश्यकता होती है, तो अमोनिया नहीं निकल पाएगी।
अरे बात समझे, अमोनिया तो निकालने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, हाँ होती है कि नहीं। हाँ, अब तुम बोल रहे हो कि धीमे धीमे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो एडाप्टेशन भी उनका डिफरेंट होता जा रहा है। एडाप्टेशन डिफरेंट होने का मतलब पहले ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में रहते थे, अब धीमे धीमे एडाप्टेशन किसकी तरफ बढ़ रहा है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में बढ़ रहा है, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है पानी की कमी होगी। अब उस हिसाब से जो निकालने का प्रक्रिया है वो भी चेंज हो रहा है। तो लिखा क्या है, धीमे धीमे जब टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन शुरू हुआ तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट दो हो सकते हैं, या तो यूरिया हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकते हैं। यूरिया और यूरिक एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि पानी के जो वेस्ट होना, जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं उसमें पानी की कम आवश्यकता हो, पानी की कम आवश्यकता है। अबे भाई अमोनिया तो इतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, अगर उतना पानी नहीं मिलेगा तो भाई अमोनिया नहीं निकल पाएगा हमारी बॉडी से, इसलिए हमारा जो वेस्ट है वो चेंज होते यूरिया और यूरिक एसिड में बदल जाता है, और ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि कम टॉक्सिक होता है, अमोनिया के मुकाबले कम टॉक्सिक होता है। लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और बोल रहे हैं ये मैमल्स और मिनी टेरेस्ट्रियल बोल रहे हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल याद रखना, मैमल्स हो रहे मिनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और मिनी मैरीन फिशेज। मैरीन फिशेज का मतलब क्या हो गया, मिनी बोले हैं मैमल्स में हम लोग मिनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, हमने बोला था एक्वेटिक एम्फीबिया, यहाँ पे मोनोटेलिजम, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया की बात कर दी जाए तो ये हो जाएंगे हमारे यूरियोटेलिज्म, ठीक है। और मैरीन फिशेज मेनली थ्रेड बाय द यूरिया, इसे हम बोलते हैं यूरियोटेलिज। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज, और उनका नेचर क्या होता है, यूरियोटेलिज। और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के नेचर क्या है, यूरियोटेलिज्म, ठीक है। अब जो भी हो लिखा नहीं है एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्ट यूरिया इनटू अ लीवर, बोले अमोनिया भी हमारे ऐसे बॉडी में, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारी बॉडी अमोनिया नहीं प्रोड्यूस करती है, अमोनिया प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये लीवर के अंदर अमोनिया तो चेंज कर दिया जाता है यूरिया में। लिखा है क्या, आप बोलते हैं अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म, बोले जो मेटाबॉलिक वेस्ट है अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये अमोनिया नहीं रोल है, अमोनिया किडनी का कोई अहम रोल नहीं है अमोनिया को निकालने में। मतलब जाहिर सी बात है किडनी में आने से पहले इस अमोनिया को चेंज कर दिया जाएगा, उससे पहले जो अमोनिया होगा वो लीवर के अंदर चेंज कर दिया जाएगा और बदल दिया जाएगा यूरिया में। तो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिया में, कहाँ पे, लीवर में चेंज कर दिया जाएगा, और फिर ये किडनी में आ जाएगा। इसी वजह तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे तुम पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है किडनी का अहम रोल नहीं, किडनी डू नॉट एनी सिग्निफिकेंट रूल इन इट रिमूवल। मतलब अमोनिया की बात कर दी जाए, अमोनिया को निकालने में किडनी का कोई अहम रोल नहीं है, और जब हम लोग के अंदर किडनी पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है अमोनिया तो चेंज कर दिया जाता होगा यूरिया में, फिर ये यूरिया हमारे किडनी में आता होगा, और जिसकी वजह से अब किडनी ये निकाल पाती है, ठीक है। तो ये बात समझो, मैमल्स, मिनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और मैरीन फिशेस मेनली क्रिएटेड बाय यूरिया, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिज। और अमोनिया हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, कहाँ पे, लीवर में ऑफ दिस एनिमल। और ये कहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, व्हिच इज फिल्टर इज क्रिएटेड बाय द किडनी सम अमाउंट। अब बोले ये अभी आधे लाइन तुम्हें जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाएंगे तो ये लाइन वो वहाँ पे इंटर करेगा, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन, बोले हैं मे बी रिटेन इन दी किडनी मैट्रिक्स, क्योंकि इन्हें ऑस्मोलरिटी जो होता है ये मेंटेन करने के लिए कुछ फॉर्म ऑफ यूरिया जरूरी होता है ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ अमोनिया लिख देना, नहीं, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन, मस्ट बी रिटेन नहीं, मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। अब जैसे कि थर्ड इन्होंने बताया था, रेप्टाइल हो जाए, बर्ड हो जाए, लैंड स्नेल हो जाए, इंसेक्ट हो जाए, तो ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखो धीमे धीमे एडाप्टेशन और हुआ भैया, अब टेरेस्ट्रियल से उड़ने वाले तो चाहे उड़ने वाले एप्स आ जाए तो उन्हें और पानी की कम है, उनका जो वेस्ट है और कम में हो जाए, और कम पानी की आवश्यकता, कंजर्वेशन मतलब भाई जो उड़ने वाले हो जाए उन्हें पानी तो और कम मिला हो जाए, टेरेस्ट्रियल फॉर्म से भी कम मिले हो जाए। हाँ सर,
उसी तरह से रेप्टाइल बर्ड हो रहे, लैंड स्नेल हो रहे, इंसेक्ट हो रहे, ये सारे तो हवा में ही रहते मेजॉरिटी टाइम में, तो इन्हें पानी तो और कम मिल रहा होता, और इनका वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, और इन्हें हम बोलते हैं यूरिटोटेलिक एनिमल। ठीक है। अच्छा, तुमने तो देखा होगा भाई दीवारों विवालों पे जब छत पे जाते हो तो दीवारों विवालों पे छोटा छोटा पेस्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं पैलेट पेस्ट होता है। ये बेसिकली ये चिड़िया से ही वेस्ट होते हैं, चिड़िया से ही वेस्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें भी पानी का कम लॉस करना होता है। ठीक है। आई होप तुम लोग तो समझ में आया होगा। इस सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ द स्टेटिस्टिक्स, बोले एनिमल किंगडम में सर्वे किया गया तो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिला। चलो हम लोग देखते हैं। कभी भी ये लाइन तो कभी भी नहीं पूछे जाएगा सर्वे किया कि नहीं किया। अब बोले मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, यहाँ पे मोस्ट पे ध्यान दो, और इनवर्टिब्रेट, क्या वर्टिब्रेट नहीं, इनवर्टिब्रेट, दिस स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म बोले हैं, जैसे कि पोरीफेरा ले लो, सिलेंटेटा ले लो, प्लेटी हेलमिंथेस, सॉरी पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, बस उसके आगे मैंने नहीं बोला, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा। यहाँ पे स्टेटरी ऑर्गन जो होता है वो सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू ही सारा निकल जाता है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। मैं बोला हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, मोस्ट लिखा है तो याद रखना, जो ये 3 फाइलम का नाम बताया हूँ तो ये मोस्ट में आते हैं। ये तुम ये मत समझ लेना सम ऑफ इनवर्टिब्रेट, नहीं, मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट। डीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होता है। भैया कॉम्प्लेक्सिटी पहले, सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म आए कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं आए तो जो ऑर्गन होता है, जो स्टेटरी ऑर्गन होता है वो क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, नहीं भैया सिंपल बनेगा, चाहे से बात है। ठीक है। वेरेज वर्टिब्रेट में आ जाए तो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, जैसे हम बोलते हैं किडनी, जो हम लोग के अंदर बना है। ठीक है। बोल रहे हैं जैसे अब वर्टिब्रेट के अंदर बात कर दी जाए तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी धीमे धीमे बढ़ रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन भी बनना शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन क्या है, किडनी हो जाए। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन है। अब बोले हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, या तुम बोलो फ्लेम सेल, या इन्हीं तो बोलो सोलिनोसाइट, इन्हीं तो बोलो सोलिनोसाइट, आर स्ट्रक्चर इन प्लेटी हेलमिंथेस। और प्लेटी हेलमिंथेस का मुझे 3 बात बताओ, प्लेटी हेलमिंथेस का सबसे यूनिक फीचर क्या होता है, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल पाया जाना, फ्लेम सेल पाया जाना। टिप्लोब्लास्टिक, टिप्लोब्लास्टिक कहाँ पे आया, प्लेटी हेलमिंथेस, टिप्लोब्लास्टिक। और क्या हो जाता है, कुछ हमें अलग अलग फीचर बताते रहना, ठीक है, बीच में। टिप्लोब्लास्टिक, तो फ्लेम सेल सबसे पहले किस फाइलम में पाना शुरू हुआ, हमारे प्लेटी हेलमिंथेस। दूसरा इसका नाम प्रोटोनेफ्रेडिया, तीसरा नाम सोलिनोसाइट, कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस। अब वही प्लेटी हेलमिंथेस में सबसे पहले कौन आ जाता है, हमारे फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म का दूसरा नाम क्या हो जाता है, फ्लैटवर्म का दूसरा नाम क्या हो जाता है, बताओ भैया। ठीक है, प्लेटफॉर्म, जैसे कि एग्जाम्पल क्या दे दे, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का क्या एग्जाम्पल है, टू रीजनेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया होता है। कितनों भी काटो वो अपने नए में बदल जाता है। ठीक है। अब बोले रोटीफर सम एनिलिडा, बोले रोटीफर की बात कर दिया, कुछ एनिलिडा की बात कर दिया, एंडीसेफेलोचौडरिटा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक अच्छी लाइन बताऊँगा, बोल दिया जाए, सुनो अब मैं तुझे एक अच्छी लाइन बोलूँ, रोटीफर सम एनिलिडा एंड सेफेलोचौडरिटा। मैं यहीं पे हाईलाइट कर दूँ क्या, सर क्या हाईलाइट हो, यहाँ पे मैं सम पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों सर कुछ नई बातें हैं, हाँ नई बातें क्या हैं सर, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, और देखते हैं। देखो बोले रोटीफर की बात कर दी जाए, कुछ एनिलिडा की बात कर दी जाए, और सेफेलोचौडरिटा की बात कर दी, इनके पास बात कर दी, इनके बात करती है। और सेफेलोचौडरिटा का एग्जाम्पल क्या होता है, एम्फीओसिस होता है। ठीक है, एम्फीओसिस होता है। ठीक है। इनके पास प्रोटोनेफ्रेडिया होता है, प्रोटोनेफ्रेडिया आर द प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, मैंने बोला था, सुनो रोटीफर की बात कर दिया, कुछ एनिलिडा की बात है, कुछ सेफेलोचौडरिटा में, सेफेलोचौडरिटा का एग्जाम्पल एम्फीओसिस होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है। ठीक है। और प्रोटोनेफ्रेडिया प्राइमरली
सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी किस चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होता है? प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है विद द आयनिक ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में, या आयनिक ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम के रेगुलेशन के मेंटेन करने के लिए, या तुम बोल सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन के मेंटेन करने के लिए। अब देखो इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला, नेफ्रिडिया आदि ट्यूबुलर स्ट्रक्चरी स्ट्रक्चर। अरे मुझे तो मालूम है नेफ्रिडिया जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन होता है। जहाँ पे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के क्या मेंबर है? एनेलिडा का मेंबर है एंड अदर एनेलिडा। यहाँ पे मैं सम एनेलिडा पे बात कर रहा हूँ और अदर एनेलिडा। अर्थवॉर्म भी एनेलिडा का मेंबर है और अदर एनेलिडा में भी ये बता रहा है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एनेलिडा का एक ऑर्गन कौन होता है? नेफ्रिडिया। और वहीं पे प्रोटोनेफ्रिडिया सम एनेलिडा में आते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया सम एनेलिडा में आते कि नहीं? देखो मैं तो बोल रहा हूँ सीधे सीधे दो बात याद रखो। नेफ्रिडिया जो होता है, नेफ्रिडिया एनेलिडा में पाया जाता है, लेकिन सारे एनेलिडा में नहीं। सारे एनेलिडा में क्या ऑल एनेलिडा आर फाउंड इन नेफ्रिडिया? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ एनेलिडा में भी पाए जाते हैं, कुछ एनेलिडा में प्रोटोनेफ्रिडिया भी पाए जाते हैं, लेकिन नेफ्रिडिया आल्टी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कितना मेंबर है? एनेलिडा और अदर नेफ्रिडिया आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन बेस्ड एंड आप मेंटेन ऑफ द फ्लूइड आयनिक बैलेंस। मालफिजियन ट्यूबुल, अब यहाँ पे थर्ड लाइन समझो कि मालफिजियन ट्यूबुल आर द स्टेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग चौथरोज। वो ना मालफिजियन ट्यूबुल की बात कर रही है तो ये स्टेटिक स्ट्रक्चर होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एंड इंक्लूडिंग चौथरोज। मालफिजियन ट्यूबुल हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द स्टेटिक फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। बोला है कि ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड की बात कर दिया तो ये प्रॉन्स में पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। इन ह्यूमन द स्टेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द किडनी। चलो भैया एक बार हम और अच्छे से फिगर बनाना चाहेंगे भैया, तैयार हो कि नहीं? चलो भैया ठीक है। चलो भैया अब हम लोग ह्यूमन किडनी में आ जाते हैं। चलो भैया अब एक बार हम लोग अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं हर एक चीज़। हाँ प्रॉब्लम हो जाएगा लेकिन बाबू एक मिनट हो जाओ, मैं सोच रहा हूँ कैसे बनाऊँ। चलो बनाते हैं, क्या करना चाहें। रेस्ट लेना पड़ता है भैया, रेस्ट से ही सारी ज़िंदगी चलती है। रुक जाओ भैया, फिर से बनाऊँगा यार, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। जो चीज़ आसानी से बन सकती है तो मैं उसे टफ क्यों करूँ? हाँ हाँ
एक मिनट भैया दे देना और अच्छे से डायग्राम बनाने दो। हाँ भाई, एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो हम लोग देते हैं। ठीक है, थोड़ा फ़ोन आ गया था इस वजह से, लेकिन अब कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और बना देता हूँ अच्छे से पूरा। नहीं, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इतना काम चलाने के लिए है। नहीं भाई, जब बड़ा हो गया। फिर जाया 2 मिनट तो जाओ भाई। इसलिए लोग बोलते हैं भाई, जितना डायग्राम बहुत अच्छा होता है ना, बायोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मेरा तो भाई डायग्राम ही अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, सुधारूंगा। चलो भैया, तो ये हमारा किडनी बन गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे एडर्नल ग्लैंड यहाँ पे भी बना दो भैया। यहाँ पे भी अपना किडनी बना दो। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, थोड़ा आगे चल लेना, बहुत छोटी बनेगी। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए। चलो 28 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हुए। ठीक है, अब इसका नाम सारा चीज़ देख लेते हैं। देखो, किडनी के ऊपर वाला जो ये चीज़ होते हैं, इसे हम बोलते हैं एडर्नल ग्लैंड। यहीं पे एडर्नल ग्लैंड होता है और यहीं पे एडर्नली नॉन एडर्नली दोनों निकलता है ग्लैंड। ठीक है, तो एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? लोकेटेड कहाँ पे होता है? एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होता है? किडनी के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा किडनी होता है, प्यारा सा खूबसूरत का किडनी होता है। ठीक है, किडनी होता है। ठीक है, और फिर अब मुझे सारी चीज़ का बात बताओ। अभी तो मैंने हाँ सही है भाई, बन गया बढ़िया पूरा जितना बनना था। चलो, ये चटनी हो गया। अब मुझे बताओ, अब नाम तो बता दे भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ से। दे दो, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल एरोटा।
डॉर्सल एरोटा बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं यूरेटर, कहाँ ये, इसे हम बोलते हैं यूरेटर। और एक मिनट, इसे मैं और कॉपी कर देता हूँ, डुप्लीकेट पेज, चलो ठीक है। और मैंने यहाँ पे आगे बता दिया, अब आगे बता दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। ये बता दिया हूँ स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें, ठीक है। ये होते हैं एडर्नल ग्लैंड, ये होते हैं किडनी है। और जो मैं और अच्छे से सेट करते रहा हूँ, मुझे लगा ही, अब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो बस किडनी हो जाए, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल एरोटा, इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। अब इधर तुम समझो, ये वाली जो ब्लू ब्लू चलाती है, यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू चलाती है तुम देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी और इसे हम बोलते हैं रीनल वेन्स। इसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और इसे हम बोलते हैं रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स। आई होप किडनी का हर एक चीज़ का मतलब तो समझ में आ रहा होगा भैया। एडेनल ग्लैंड ऊपर हो जाए, किडनी ये हो जाए, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, डॉर्सल एरोटा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अभी तक तो मैंने इतनी बातें बता दी। अब उसके बाद जब हम और अंदर किडनी के अंदर जाते हैं तो याद है, तो अभी तो ये मैंने टॉपिक करते यहाँ से सारा सिस्टमेटिक बता दिया हूँ, ठीक है, प्रॉपर। चलो अब आ जाए हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग किडनी के अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक मिनट भैया, सीधा बढ़ो। हाँ हाँ चलो किडनी के अंदर जाए। ठीक है, इसमें दो रीजन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें दो रीजन देखने को मिलता है, एक कॉर्टिकल रीजन देखने को मिलता है, एक मेड्यूलर रीजन देखने को मिलता है। कौन कौन से रीजन? दो रीजन, एक कॉर्टिकल रीजन, एक मेड्यूलर रीजन, ठीक है। ठीक है भैया, अब इसमें तुम देखो, मेड्यूलर रीजन का मतलब कुछ मेड्यूलर जैसे, बहुत अच्छी डाइंग तो नहीं है भैया, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप लोगों के लिए।
इसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं भैया? मैं तो बोल रहा हूँ भैया मेरी डाइट अच्छी नहीं है, मैं समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। एनसीईआरटी भी समझा सकता हूँ, लेकिन यार और अच्छे से समझो जब समझाया जा रहा है। ठीक ठीक, अब सारे एक चीज़ हो जाए। देखो इसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल रीजन। क्या बोलते हैं भैया? इस रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके इस रीजन को क्या बोल सकते हैं? इस रीजन को हम बोल सकते हैं मेड्यूला। इस रीजन को क्या बोल सकते हैं? मेड्यूलरी रीजन। या तो मैं बोलता हूँ और अच्छे से, इस रीजन को हम क्या बोल सकते हैं? मेड्यूला रीजन। मेड्यूला रीजन, ठीक है। अब तुम समझो ये सारे क्या हैं? पिरामिडल। भैया क्या है? ये सारे पिरामिडल हैं। ठीक है, ये सारे पिरामिडल हैं, ये सारे पिरामिडल हैं, ये सारे पिरामिडल हैं। हाँ सर, पिरामिडल है। तो अब यहाँ पे ही सारे नेफ्रॉन होंगे। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। ठीक है, अब मैंने बोला ये जो होते हैं मेजर कैलेक्स होते हैं। कौन से? ये जो होते हैं मेजर कैलेक्स होते हैं। ये हो जाए कौन से सर? ये जो बड़े बड़े आप तो दिख रहे हैं, कौन से? ये सारे मेजर कैलेक्स होते हैं। और अच्छे से बताना चाहूँ तो ये मेजर कैलेक्स होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं मेजर कैलेक्स कि माइनर कैलेक्स। सर ये होते हैं माइनर, छोटे छोटे होते हैं ना, माइनर होते हैं, सॉरी मेजर नहीं होते, माइनर कैलिसिस। और ये सारे मिलके, जब ये सारे मिलते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये एक ओपनिंग बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं मेजर कैलेस। क्या बोलते हैं भैया? आगे जाते सारे मेजर कैलेस बना लेते हैं। माइनर से बात आगे बढ़ेंगे तो मेजर कैलेस। एक मिनट रुक जाइए, अब और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने थोड़ा कम कर दिया। और अच्छे से समझाने का देखो, ये सारे माइनर कैलेस हैं। माइनर कैलेस आगे जाते हैं मेजर कैलेस बनाते हैं। मेजर कैलेस आगे जाते रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के आगे जाते हैं यूरेटर में जाते हैं, और यूरेटर से आगे यूरेथ्रा में जाते हैं, और ये रिलीज आउट, बाहर चले जाते हैं यूरिन। ये समझो, मैंने बोला देखो मेड्यूला में जो होता है, ये मेड्यूला मिलके एक माइनर कैलेस बनाते हैं, फिर मेजर कैलेस बनाते हैं। और इस पेल्विस रीजन कहाँ पे है? पेल्विस रीजन मुझे बोलना है तो ये रीजन, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। ये पूरे रीजन को बोलते हैं पेल्विस रीजन। देखो माइनर कैलेस छोटे छोटे नली, अभी जाते आगे जाते एक मेजर नली बना लेते हैं, माइनर कैलेस, फिर मेजर कैलेस, फिर रीनल पेल्विस, यहाँ से यूरेटर निकलेगी, यहाँ से यूरेटर निकलेगी। अभी मैंने बनाया नहीं आगे वाला, वो मैंने पीछे वाले में बताया है कि यहाँ से आगे जाते यूरेटर का फॉर्मेशन हुआ है। आगे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ये यूरेटर का फॉर्मेशन, आगे जाते यूरेटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इस तरीके से, और आगे जाते यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ जाते हैं।
ठीक है, आगे जाते मैं तो एक साइड बनाया हूँ, तो ये रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस हो जाएगा। रीनल पेल्विस से कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में आ जाएगा। यूरेटर 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 से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? मैंने कुछ और थोड़ी ना लिखा है, तो मैंने बोला कि ऐसा है मेडुला में, यहाँ पे मेडुला में नेफ्रॉन भरे पड़े होंगे, यहाँ से क्या नाम है बेसिकली, एक मिनट रुको, ठीक है। मैंने बोला कुछ और नहीं, माइनर चैलेंज के मेजर चैलेंज, फिर उसके बाद रीनल पेल्विस, फिर उसके बाद यूरेटर, फिर उसके बाद यूरेथ्रा, फिर रिलीज आउट हो जाता है यूरिन। तो कुछ इस तरीके का पाथवे होता है, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पे बात बतानी है भैया, जो अब ये बता दो मुझे तुम बोलते जाओ। अगर मैं यहाँ पे पीछे कर देता हूँ तो सर पीछे करने पे आपको क्या दिखता है? सर ये बताओ, जो किडनी होती है वो पेयर्स में होती है? हाँ सर, पेयर्स में होती है, किडनी पेयर्स में होती है। क्या ये बताओ, यूरिनरी ब्लैडर पेयर्स में होता है? यूरिनरी ब्लैडर, अरे भैया एक मिनट, मैंने गलती किया यहाँ पे एक गलती किया हूँ बाबू, बताए भी नहीं यार। ये तो यूरेटर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है, यूरेटर हो गया, ये हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर, ठीक है। अब आई होप सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला क्या, मैंने बोला आप ये बताओ यूरेटर क्या होता है पेयर्स में? अगर मैं ये देखने ना आते तो शायद छूट जाता। ये पेयर्स में होते हैं, किडनी कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर 8 होता है, यूरेथ्रा 8 होता है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा मैं इससे वेट और उसकी बात कर दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले रहा हूँ। ये इसका वेट कितना है, साइज कितनी है, सारी चीज़। अब मुझे बताओ इसका वेट कितना होता है? सबसे पहले वेट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे अलग पेज में हम लोग लेते हैं, अलग पेज में, एक मिनट देते हैं, ठीक है। फिर अब हम पहले बोलेंगे वेट कितने होते हैं किडनी की बात करिए, वेट कितने होते हैं? कुल मिला के 120 से 170 ग्राम। फिर उसके बाद पहली बात, दूसरी बात मुझे ये बता दो, कि इनके लेंथ कितने होते हैं? 10 से 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इनकी ब्रीथ कितनी होती है? इनकी ब्रीथ की बात कर दी जाए तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं कि 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर। और इनके थिकनेस कितने होते हैं? 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझना है, 120 से 170 ग्राम जो हो जाते हैं इनके वेट हो जाते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ हो जाते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर ब्रीथ हो जाते हैं, और थिकनेस कितना हो, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात समझाना है, समझाते हैं, एक मिनट। तो एक बात ये समझाओ, अच्छा ये जो मेडुला रीजन है, मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, ये मैंने बोला था ये चॉर्टस वाला रीजन है, ये रीजन जो है ये चॉर्टस वाले रीजन है। हाँ सर, चॉर्टस वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन देख रहे हो ये चॉर्टस रीजन है। हाँ, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पे, तुम कुछ अमाउंट देखो यहाँ पे, तो चॉर्टस वाला रीजन मेडुला में धंसा हुआ है। मैंने बोला तो चॉर्टस वाला रीजन यहाँ पे मेडुला में धंसा हुआ है, तो चॉर्टस वाला रीजन मेडुला में धंसा हुआ है, देखते हो? चॉर्टस वाला रीजन मेडुला में आके धंस गया है, तो चॉर्टस वाला रीजन मेडुला वाले रीजन में जाके धंस गया है, चॉर्टस वाला रीजन मेडुला में जाके धंस गया है, चॉर्टस वाला रीजन मेडुला में जाके धंस गया है, चॉर्टस वाला रीजन मेडुला में आके धंस गया मतलब उसमें चला गया, इंटर कर गया है। तुम देख रहे हो? हाँ, इसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ बल्टिनी, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, दी शॉर्टेस्ट स्टेंटेड, मतलब शॉर्टेस्ट वाला रीजन, स्टैंडर्ड मतलब बढ़ जाना, इन बिटवीन दी मेजर, इन बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड। हालांकि मेडुला या मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो शॉर्टेस्ट वाला रीजन धंस गया, इसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ बल्टिनी। आई होप तुम लोग तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलो भैया, किडनी पे हम लोग आ रहे थे, किडनी पे अब हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब बोले ह्यूमन
दी स्टेटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। अरे भैया ये चीज़ तो हमने बहुत अच्छे से बता दिया कि किडनी की बात कर दी जाए तो पेयर्स में होते हैं, पेयर्स ऑफ किडनी होते हैं, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, 8 यूरिनरी ब्लैडर होता है, 8 यूरिनरी ब्लैडर होता है, 8 यूरेटर होता है। कोई कमी कोई दिक्कत नहीं। किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन और बीन शेप का होता है। बीन शेप मतलब बीन शेप ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? लास्ट थोरेसिस मतलब लास्ट थोरेसिस का मतलब क्या समझे हो? तो लास्ट थोरेसिस मतलब T12 होता है और थर्ड लंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लास्ट थोरेसिस का मतलब T12 होता है। ठीक है। लास्ट थोरेसिस का मतलब क्या होता है? 1 मिनट और पतला करो। हाँ, लास्ट थोरेसिस का मतलब थोरेसिस नंबर 12 T12 और थर्ड लंबर वर्टिब्रे क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसे हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल। क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल ई किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन स्टेट। ई किडनी की बात है तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर ब्रीथ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, वेट 120 से लेकर 170 ग्राम होते हैं। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ अ किडनी चार्ज हाइलम। ये चीज़ नहीं बता और ये चीज़ भी हम बता दे रहे हैं। हाइलम क्या होता है? बेसिकली जब मैं किडनी बनाया था तो ये देख तो इस तरीके से कॉन्केव वाला सरफेस बन रहा है। तुम देखो यहाँ पे हेलो देखो यहाँ पे तुम देखो कॉन्केव का सरफेस बन रहा है कि नहीं? कॉन्केव का सरफेस बना है तो इस तरीके से हाँ सर बन रहा है। तो यहाँ पे तुम देख भाई कॉन्केव का सरफेस बना है, इसे तो हम बोलते हैं हाइलम। तो बोले हैं जब टूवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ आ किडनी नॉच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं हाइलम, वहाँ से क्या निकलता है? यूरेटर ब्लड वेसल और नर्व इंटर भी करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब निकलता है, इंटर करता है, वही तो है जो यहाँ से क्या नाम है? रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और यहाँ पे कुछ नर्व भी निकलता है और यहाँ से यूरेटर भी निकल रहा है। तो ये नर्व का इंटर करना मतलब ये किसकी बात कर रहा है? रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और ये यूरेटर की बात कर रहा है। तो यही तो बोला है कि भैया जहाँ पे कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं हाइलम। और हाइलम से ही यूरेटर ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है? रीनल आर्टरी और रीनल वेस इंटर करते हैं और इनर टू दी हाइलम ब्रॉड फनल शेप, इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। जब हम इस रीजन को आते हैं, इस रीजन को देखते हैं यहाँ पे ये वाला रीजन, इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? देखो इस रीजन को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इस रीजन को तुम देखो यहाँ पे ब्रॉड फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रीनल पेल्विस। तो यही तो बोला है। इनर टू दी हाइलम ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर था रीनल पेल्विस व्हिच प्रोजेक्शन कैलिस। ठीक है। दी आउटर लेयर ऑफ किडनी इट्स अ टफ कैप्सूल। आउटर लेयर जो किडनी का आउटर लेयर होता है, मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। आउटर लेयर जो होता है ये वाली लेयर, आउटर लेयर किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? कैप्सूल की बनी होती है। ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी टफ होता है, इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। और इनर किडनी देयर आर दी 2 जोन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। और मेडुला के बाद डिवाइडेड इनटू अ फ्यू टोनिकल मासेस जिसे हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, प्रोडक्शन इनटू अ कैलस, माइनर कैलस, फिर उसके बाद मेजर कैलस। बोले दी टॉर्टेक्स वाला रीजन कहाँ पे चला जाता है? मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बल्टिनी। ठीक है। मेडुलरी पिरामिड के बीच में हम चले जाते हैं तो कॉलम ऑफ बल्टिनी। ईच किडनी हैव दी नियरली 1 मिलियन। हर एक किडनी ईच पे ध्यान दो, ईच किडनी हैव दी नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन व्हिच आर दी फंडामेंटल यूनिट। ईच नेफ्रॉन हैव दी 2 पार्ट होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल हो जाता है। याद रखना ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल हो जाता है, ये 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के 2 पार्ट हो जाते हैं। हर एक नेफ्रॉन में, हर एक किडनी में 8 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं और उसमें से नेफ्रॉन को ही फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला गया है। और बोले ईच नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होते हैं और एक रीनल ट्यूब्यूल होते हैं। ग्लोमेरुलस इज द टफ ऑफ अ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टियोल एंड फाइन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे फ्रॉम द एफरेंट आर्टियोल। ये चीज़ मुझे बताने के लिए
मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं होता। हाँ, ये तुम देखो, ये होता है पूरा कुल मिलाते, ये पूरी एक गुच्छा जो है, ये पूरा एक गुच्छा है, ये पूरा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में 2 पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं। सीधी बात, अभी तुम समझो, नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे ग्लोमेरुलस, एक होते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस, देखो भैया स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ग्लोमेरुलस की स्पेलिंग क्या है भैया? ग्लोमेरुलस, भैया स्पेलिंग बहुत गलती होती है मेरी। और दूसरा क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल की रीनल बॉडी, बताओ। रीनल ट्यूब्यूल हो रहा, ठीक है, क्या हो रहा देख लेते हैं। रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब चलो, अब अच्छे समझते हैं। मैंने बोला इस पूरे जोन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से जो ब्लड आ रहा होगा टूवर्ड्स दी ग्लोमेरुलस, इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। और अबे मतलब ग्लोमेरुलस से दूर जा रहा होगा, इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल का जो वेसल्स होगा, तुम देखो वेसल जो है ये चौड़ा है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टियोल, इसलिए इसका जो स्पीड हो जाए वो कम हो जाए एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, बोले हैं 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से 2 पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक ग्लोमेरुलस होता है, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल होता है। ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ अ कैपिलरी फॉर्म बाय दी एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या होता है बेसिकली? ये फाइन ब्रांच, पतली सी ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, और यहाँ से ही ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड बाय अवे बाय एन एफरेंट आर्टियोल। बोल रहे हैं कि अफरेंट आर्टियोल से जो ब्लड होता है वो तो ग्लोमेरुलस के पास आता है टूवर्ड दी आर्टरी, और वहीं पे बात कर दी जाए ब्लड ग्लोमेरुलस से दूर जाता है तब हम इसे बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। तो ग्लोमेरुलस के पास जब आता है तो इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, और जब ब्लड ग्लोमेरुलस से दूर जाता है तब हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। दी रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विथ अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट मूवमेंट कैप्सूल। बोले हैं रीनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है? डबल वॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। और वुमेन कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलस मिला दिया जाए, मतलब ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन कैप्सूल, इसे हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। ट्यूब्यूल नहीं, नहीं तो तुमसे क्वेश्चन में क्या गलत करवा सकता है? तुमसे पहले ये गलत करवा देता है ग्लोमेरुलस इंक्लूड विथ द वुमेन कैप्सूल, या मैं सीधे सीधे बोल दूं ग्लोमेरुलस मेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल क्या होता है? ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे किससे इंक्लूड में होता है? ग्लोमेरुलस के इंक्लूड में होता है। कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, वुमेन कैप्सूल मिलकर बना देता है क्या? माल्फिजियन बॉडी की माल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या बना लेता है? माल्फिजियन, माल्फिजियन बॉडी। पहला सही है कि नहीं? हाँ ये सही है। क्या माल्फिजियन ट्यूब्यूल? वो पेपर में दे दा, क्योंकि बहुत लोग जल्दी जल्दी चैप्टर में पैनिक होने चैप्टर में माल्फिजियन ट्यूब्यूल लगाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है कि तुम लगाओ तब और तुम्हारा 5 नंबर जाए तब। माल्फिजियन ट्यूब्यूल एक स्टेटरी ऑर्गन है, ना कि ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल नहीं होता, माल्फिजियन बॉडी होता है, इसी तो हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। बोला है माल्फिजियन बॉडी, बॉडी पे ध्यान दो, और रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। डिवोलन दी ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ऑफ द हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं पीसीटी। अब तुम्हें मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ का, ठीक है, और थोड़ा और समझ। चलो भैया अब हम लोग थोड़ा और समझते हैं हर एक चीज़। जब हम समझते हैं तो अब हम देखते हैं हर एक चीज़, जब हम समझते हैं तो हर एक चीज़ देखते हैं। वाह क्या मैंने डायलॉग तुम्हारा, ठीक है। चलो भैया अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। किडनी दोबारा बना ले, यही टॉपिक डाल लेते हैं, यही टॉपिक करो, एक मिनट हटो। चलो मेहनत बच्ची, ठीक है। ये तो इस तरीके से किडनी हो रहा।
अब मैंने बोला किडनी बेसिकली हर एक चीज़ बता दिया, अब मुझे आज एक चीज़ बताना है ग्लोमेरुलर बॉडी। अब मैंने बोला कि नेफ्रॉन बनाना है, अब नेफ्रॉन बनाने के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेफ्रॉन की फीडर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बुमेन कैप्सूल, क्या हो जाएगा, बुमेन कैप्सूल। फीडर तो अच्छा समझ आने दो, अभी ये छोटा करूँगा, ठीक है। ये पूरा हमारा बुमेन कैप्सूल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बुमेन कैप्सूल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ हमारे वेसल पाए जाएंगे, जैसे कि, ठीक है। इधर से अदर ब्लड ले आ रही है, मैंने बोला अब समझने का प्रयास करना, इसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। इसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जब ब्लड टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस आता है तो इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, और इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। और इन दोनों को, ये जो होते हैं बुमेन कैप्सूल होते हैं, सप्लाई के स्ट्रक्चर, और जब इन सब को मिला दिया जाए, ठीक है, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, अब सही है। बोल दिया जाए बुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। और जब ये क्या नाम है, अब ये आगे बढ़ेगा तो हाईली ट्रॉइल्ड, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, पीसीटी। यहाँ से क्या डेवलप हो जाएगा, पीसीटी, पीसीटी, ठीक है। क्या बन जाएगा भैया, पीसीटी। हालांकि ऐसे बनता है, तो ठीक है, हाईली ट्रॉइल्ड होता है। आगे जाके क्या फॉर्म कर लेता है भैया, पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये आगे जाते हैं,
आगे जाते, अब देखो हर एक चीज़ समझाने का प्रयास में हूँ। देखो आगे जाते यही पीसीटी डेवलप कर जाएगा येलो एच में, लूप ऑफ हेनले। और ये फाइनली, अभी ये मैं तो बदल दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे पीसीटी कॉमन ले दे रहा हूँ, लिखा हूँ पीछे पीछे है सारा नोट, पीसीटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है डीसीटी, ये वाला रीजन। ये होता है येलो एच, लूप ऑफ हेनरी। अब मैंने बोला यहाँ पे हर एक चीज़ समझते रहे। लूप ऑफ यहाँ पे पीसीटी में बेसिकली मेजर रीऑब्जर्वेशन होता है। डीसीटी का फुल फॉर्म डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, तो ब्लड यहाँ से छनेगा, यहाँ पे छन्नी होता है, जो ब्लड है वो छन जाएगा, यूरिया इसमें आ जाएगा। पूरी तरीके नहीं, अब तो भाई पहला फिल्ट्रेशन है तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी छन जाएंगी। ठीक है, अब मैं बोलना चाहता हूँ ये छन के तो इस तरीके से आएंगी, यहाँ से येलोएच में ही सारा यूरिन हो जाएगा, वो कंसनट्रेट हो जाएंगे। और येलोएच जो लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे एक चीज़, एक कैपिलरी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे निकलते हैं फ्रंट आर्टियोल के आसपास से। मतलब अगर मुझे बनाना चाहे तो इस तरीके से बनाना चाहो, और ये फिर जाते ये कैपिलरी ऐसे ऐसे पूरे मिल जाते हैं, मतलब कुल मिलाते। अभी मैं तो फिगर अच्छे मतलब ये ब्लड वेसल है जिसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये तो इस तरीके से पूरा ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यहीं पे वो क्या नाम है, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। चलो एनसीईआरटी पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, ये पीसीटी वाला जो रीजन है, जो ये पीसीटी डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ऑफ द हाईली ट्रॉइड नेटवर्क, जैसे हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये फिगर हमें लगता है समझ में आ गया। फ्रंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस, बुमेन कैप्सूल, पीसीटी और हेनरी लूप, इसे हम बोलते हैं येलोएच। ठीक है, इसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, डीसीटी होता है। सारे फिगर मैंने नेफ्रॉन के बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है फ्रंट आर्टियोल, ये होता है फ्रंट आर्टियोल, ये बुमेन कैप्सूल होता है, ये पीसीटी होता है। ठीक है, अब आते हैं बोले हेयर पिन तो कुछ इस तरीके से होता है। हेयर पिन हेनरी लूप, हेयर पिन तो इस तरीके से होता है ना, लड़कियाँ लगाती हैं। ये देखो, ये तो यू टाइप स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, इसी तो हम बोलते हैं वासा रट्टा बोलते हैं कि नहीं, वासा रट्टा ही बोलते हैं कि हेनरी लूप, इसी तो हम बोलते हैं हेनरी ऑफ लूप। वासा रट्टा तो ये है, जब ये जो पेरीट्यूबुलर कैविटी तो ही हम बोलते हैं वासा रट्टा। हेयर पिन शेप तो हम बोलते हैं हेनरी लूप, जो कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूबुल होता है, व्हिच हैड द डिसेंडिंग, मतलब पीसीटी के बाद हेनरी लूप आता है ना, तो हेयर पिन शेप हेनरी लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुल व्हिच हैड द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्फ, दोनों लिम्फ होता है। बोले असेंडिंग लिम्फ के बाद असेंडिंग लिम्फ कंटिन्यू हैज अनदर हाईली ट्रॉइड ट्यूबुलर रीजन, जिसे बोलते हैं डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल।
द डेंसिटी ऑफ द मिनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्टेट ट्यूब जिसे हम बोलते हैं तलैटिन डक्ट, मिनी ऑफ व्हिच कन्वर्जन ओपन इनटू अ रीनल पेल्विस। तो बोला है तलैटिन डक्ट में एक ही डक्ट 80 नेफ्रॉन तब वो नहीं कनेक्ट होता, मिनी कन्वर्ज होता है, मिनी रीनल पेल्विस इसी में जाते ओपन होते हैं, ओपन इनटू अ रीनल पेल्विस थ्रू अ मेडुलरी पिरामिड इन दी कैलस। बोले मार्फिजियन ट्यूब्यूल पीसीटी डीसीटी ये कहाँ पे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कॉर्टेक्स में भी बात कर रही है, हम किडनी में भी बात करिए, दो टाइप से हमारे रीजन पाए जाते हैं, कॉर्टिकल रीजन होते हैं, एक होता है मेडुलरी रीजन। कॉर्टिकल रीजन में कौन कौन आते हैं, मार्फिजियन ट्रांसवर्सल। मार्फिजियन ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हो जाता है, मार्फिजियन ट्रांसवर्सल, पीसीटी और डीसीटी, ठीक है, ये तीनों तो मिला दिया जाए तो हमारे कॉर्टिकल रीजन में आ जाते हैं। और फिर वहीं पे वेरेज लूप ऑफ हेनले इनटू अ मेडुलरी पिरामिड, मतलब मेडुलरी पिरामिड में लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। बोले मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या देखा गया कि लूप ऑफ हेनले शॉर्ट कहाँ पे होंगे, कॉर्टिकल शॉर्ट कहाँ पे होंगे, मेडुलर रीजन में कि कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है। बोले लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, ठीक है, एंड एक्सटेंडेड ओनली वेरी लिटिल इनटू अ मेडुला, सच नेफ्रॉन आता कॉर्टिकल रीजन। हाँ सही तो है, मैं तो सही बोल रहा हूँ। बोले लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और स्टैंडर्ड होता है, या तुम बोल दो मेडुलरी रीजन में बहुत कम होता है, या तो तुम बोल दो कि मेडुलरी रीजन में होता ही नहीं है येलो एच मेडुलरी रीजन में होता ही नहीं है, या तो तुम बोलो बहुत छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट में मेडुलरी रीजन में येलो एच होता है, इसी तो हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वहीं पे इन सम ऑफ द नेफ्रॉन येलो एच वेरी लॉन्ग, कुछ में ऐसा भी देखा जाए कि येलो एच बहुत लंबा, मतलब डीप में चला जाता है, कहाँ पे, मेडुलर रीजन में, इसे बोलते हैं मेडुलरी या जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अरे यार सुनो, अब ये दो रीजन बनाए, अब बोल रहे हैं कि ये हो जाए, मान लो ये हो जाएगा, मान लो लेट दी सपोज ऊपर वाला रीजन जो हो जाएगा कॉर्टेक्स हो जाएगा और नीचे वाला रीजन जो हो जाएगा मेडुला रीजन हो जाएगा। पहला केस बोला, पहला केस में समझो, पहले केस में समझो, ये क्या हो जाएगा ग्लोमेरुलस, ये क्या हो जाएगा वुमेन कैप्सूल, दोनों तो मिला दिया जाए मार्फिजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। मार्फिजियन बॉडी पीसीटी और डीसीटी तो ऊपर ही रहता है ना, ये तो यहाँ पे डीसीटी होता, ठीक है, ये डीसीटी। तो बोले मार्फिजियन बॉडी पीसीटी डीसीटी कहाँ पे होंगे, कॉर्टिकल कॉर्टस जोन में होंगे। और बोले ये जो येलो एच तो यही है ना, बोले लूप ऑफ हेनरी लूप जो होता है मेडुला रीजन में या तो बहुत कम होता है या तो ना के बराबर होता है, इसे तो हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बोले आप पढ़ो, मार्फिजियन कॉर्पसल पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इज सिचुएटेड इन अ कॉर्टिकल रीजन, क्योंकि येलो एच डीप मतलब जाता है कहाँ पे, इनटू अ मेडुला। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या देखा गया जी, येलो एच मतलब लूप ऑफ हेनले इस शॉर्ट होता है और ये मेडुला रीजन में बहुत कम जाता है, मेडुला रीजन में बहुत कम या बहुत ना के बराबर जाता है, इस नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वहीं पे कुछ नेफ्रॉन में ऐसा भी देखा गया है कि लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा मतलब मेडुला रीजन में धस जाता है, मतलब मेडुला रीजन में तो इस तरीके से चला जाता है, तो ये जो लूप ऑफ हेनले लॉन्ग हो जाता है, डीप हो जाता है, इंडी मेडुला लिखा है, वेरी लॉन्ग मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है और मेडुला रीजन में घुस जाता है, डन डीप इनटू अ मेडुला, दिस रीजन इज नोन एज द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आई होप तुम लोग की ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बोल रहे हैं डिफरेंट आर्टिकल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फ्रॉम ऑफ द फाइन कैपिलरी, इसे बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। बोले डिफरेंट आर्टिकल बाद में कहाँ से इमर्ज होता है, कैपिलरी बनाएगा, इसे हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। माइन्यूट वेसल ऑफ द नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनरी लूप, इसे हम बोलते हैं यू शेप, जिसे हम बोलते हैं बॉसा रेक्टा। बोल रहे हैं कि ऐसा है, इसी हेनरी लूप के अराउंड एक, अरे यहाँ पे देखो सीधे
बोले हैं ये जो येलो कलर वाला देख रहे हो इसे तो हम लूप ऑफ हेनले बोले हैं, लेकिन उससे पैरेलल में ही एक ये रेड वाला रीजन जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर रीजन। पेरीट्यूबुलर रीजन, ठीक है, वही तो बोल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर रीजन जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। बोल रहे हैं ए माइन्यूट वेसल ऑफ द नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनरी लूप, जिसे हम बोलते हैं यू शेप, जो कि वासा रेक्टा होता है, ठीक है। वासा रेक्टा absent होता है कहाँ पे, वासा रेक्टा absent होता है और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये इंपॉर्टेंट होता है। वासा रेक्टा की बात करती जाए तो absent होता है कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तो ये बात याद रखना, मेरे हिसाब से ये PYQ बन सकता है, ठीक है। वासा रेक्टा कहाँ पे absent होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। चलो भैया अब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप। कितने स्टेप के होते हैं, 3 स्टेप के होते हैं, ठीक है। 3 मेन प्रोसेस, निम्नली फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, सेचुरेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये तीनों चीज़ अलग अलग नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होना। बोले यूरिन का फिल्ट्रेशन होना, ठीक है। बोले फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड व्हिच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बोले हैं कि ऐसा है जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, ग्लोमेरुलस में, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्टर होता है किडनी में, ठीक है। व्हिच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल। याद रखो जब स्टोर वॉल्यूम जो होता था 5 लीटर पंप करता है ना, वही वाली बात बोल रहे, 1/5 ऑफ ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। डी ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हैविंग 3 लेयर। फर्स्ट लेयर क्या होता है, एंडोथेलियम, और दूसरा क्या हो जाता है एपिथेलियम ऑफ बुमेन कैप्सूल, और तीसरा क्या हो जाता है बेसमेंट सब्सटेंस। तो तीन चीज एंडोथेलियम, एपिथेलियम ऑफ बुमेन कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन दी 2 लेयर। द एपिथेलियल सेल ऑफ बुमेन कैप्सूल आर दैट पोडोसाइट। बोले हैं कि जो बुमेन कैप्सूल के एपिथेलियम, बुमेन कैप्सूल कहाँ पे हो रहा है, बुमेन कैप्सूल का मैं अदर फीचर बनाना चाहूँ इस तरीके से हो रहा, तो यहाँ पे कुछ हमारे एपिथेलियम जो बुमेन कैप्सूल से एपिथेलियम हो जा, यहाँ पे स्लिट पोर, या तुम बोल सकते हो पोडोसाइट, उसे बोलते हैं, यहाँ पे पोर बना होता है, यहाँ पे पोर जो चीज़ जो क्या नाम है ब्लड होता है यहीं से छनता है। तो बोल रहे हैं पहली चीज़ 3 लेयर होता है, एंडोथेलियम होता है, एपिथेलियम ऑफ बुमेन कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन 2 लेयर, ठीक है। बोले एपिथेलियल सेल ऑफ बुमेन कैप्सूल आर दैट पोडोसाइट are arranged in the intrinsic manner should leave some minute space that filtration slit या slit pore। blood is filter कहाँ से, slit pore से। so finally कहाँ पे पहुँच जाता है, कहाँ पे पहुँच जाता है हमारे क्या नाम है भाई, फिल्ट्रेशन होने के बाद slit pore से ही सारा ब्लड फिल्टर हो जाए, तो ब्लड इज फिल्टर। सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दी ऑलमोस्ट ऑल दी कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब क्या क्या क्षमता है, सारी चीज़ क्षमती हैं एक्सेप्ट दी प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, मेजर प्रोटीन भारी भारी होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन नहीं छन पाते, बाकी सारी चीज़ छन जाते हैं, ठीक है। उस स्लिट पोर से पास टू द ल्यूमेन ऑफ बुमेन कैप्सूल और देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कुल मिलाते हैं पहली बात ये समझो, यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। किडनी पर मिनट की बात कर दी जाए तो 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड तो फिल्टर करता है, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर करता है किडनी पर मिनट में, ठीक है। हुई अदर एज रफली बात कर दी जाए तो 1/5 ब्लड पंप कर रहा है हर एक वेंट्रिकल, मतलब हार्ट के हर एक वेंट्रिकल से, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी 3 टाइप के होते हैं, 3 लेयर के बने होते हैं, एक एंडोथेलियम, एक एपिथेलियम ऑफ बुमेन कैप्सूल, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जो बुमेन कैप्सूल के एपिथेलियल सेल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट, और वो इंट्रिंसिक मैनर में लगे होते हैं। सब माइन्यूट स्पेस दैट
slit pore or blood is a filter, so finally through this membrane the almost all the constituent of the plasma except the protein passes on the lumen of the Bowman capsule, therefore it is considered as the process of ultrafiltration. ठीक है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कितना होता है 180 लीटर पर डे. किडनी हैव द बिल्ट इन अ मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. One such efficient mechanism is carried by the juxtaglomerular apparatus. JGA is a special sensitive region formed by the, यहाँ पे ये लाइन पूछा गया है, JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification to the DCT and the afferent arteriole at the location of the contact. तो ये लाइन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद बोला जब GFR गिर जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है, तो ये एक्टिवेट कर देता है JG सेल को, और JG सेल रेनिन निकाल देता है, और रेनिन निकालने के बाद ये क्या होता है, जो गिरा हुआ हमारा BP होता है या रेट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसे बढ़ा देता है. तो ये बोला है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये GFR जो घटा होता है, जो गिर जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. बोले एक कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाई पर डे. बोले हैं कि बात कर दी जाए तो जो हमारा फिल्ट्रेट बनता है पर डे वो कितना होता है, कितना वॉल्यूम होता है 180 लीटर पर डे. और वहीं पे यूरिन कितना रिलीज होता है, बनता तो 180 लीटर पर डे बनता है यूरिन. ठीक है, लेकिन बात कर दी जाए फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट बनता तो 180 लीटर पर डे बनता है, लेकिन रिलीज कितना होता है, यूरिन बन के रिलीज कितना होता है 1.5 लीटर. मतलब इसका मतलब 99% जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाई दी रीनल ट्यूब्यूल के जरिए. 99% फिल्ट्रेट, यूरिन नहीं बोलेंगे, यूरिन तो जो निकलने वाला होता है उसे यूरिन बोलते हैं. फिल्ट्रेट में इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, लेकिन बोले यूरिन जो थी नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 1.5 लीटर पर डे रिलीज हो जाता है. उसमें से भी 99% जो होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म द आइदर बाय द एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म फॉर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन इन द फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब एक्टिवली. तो याद रखना, सोडियम सीधे जाना मतलब जी से मतलब जाना, जी मतलब ग्लूकोज, ए मतलब एमिनो एसिड, एन में ये मतलब सोडियम आयन, कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली. और वहीं पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं कैसे एब्जॉर्ब होते हैं पैसिव. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो पैसिवली होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो पैसिवली. इनिशियल सेगमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सेक्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटॉन, H+, Ka+, अमोनिया. फिल्ट्रेट में ये क्या होता है, सेक्रेट होता है, इसलिए सेक्रेट लिखा हुआ है. ठीक है, दी ट्यूबुलर सेक्रेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप दी यूरिन फॉर्मेशन. तो याद रखना, ट्यूबुलर सेक्रेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो यूरिन फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ट्यूबुलर सेक्रेशन. इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस. ठीक है, PCT जो होता है लाइन बाय द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये तुम्हारा एनिमल टिश्यू से जोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से ये इसका सरफेस एरिया क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, और रीअब्जॉर्प्शन की पावर भी बढ़ जाती है. नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट. PCT ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन pH. तो याद रखना PCT कैसे मेंटेन करता है, pH और आयनिक बैलेंस. तो pH और आयनिक बैलेंस को PCT मेंटेन करता है. ठीक है, और सेलेक्टिव सेचुरेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट आयन. हेनरी लूप की बात है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट असेंडिंग लिम्फ. हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ मेंटेनेंस टू हाई ऑस्मोलरिटी. बोले रीअब्जॉर्प्शन की बात कर दी है, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है कहाँ पे, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनरी. ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम कहाँ होता है, याद रखना, एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले की बात कर दी जाए तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन बहुत मिनिमम होता है. However, this region play a significant role in a maintenance to high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending lymph of Henle is permeable to water. बोला descending lymph of loop जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, और सुनो इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, दिस कंसंट्रेट द फिल्टर. और ये होने का कारण क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मतलब वाटर था जब परमिएबल और क्या नाम है
इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल, इससे क्या होता है जो फिल्ट्रेट होता है वो और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है जैसे जैसे ये क्या नाम है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा और फिर उसके बाद असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में जाएगा। ठीक है, डी असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमेबल। बोले असेंडिंग लिम्फ की बात कर रही है तो ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है और जिसकी वजह से क्या नाम है इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट होता है, सीधे बोलो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। इलेक्ट्रोलाइट के कैसे मतलब हो रहा है एक्टिवली हो रहा है, ठीक है, और पैसिवली देयर हैज एट दी कंसंट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट डाइल्यूट। बोले जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो होता है वो बेसिकली असेंडिंग लिम्फ में ऊपर की तरफ जाता रहेगा। बोले एच डी कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट कंसनट्रेट हुआ था जब नीचे आते वक्त, अब ये अपवर्ड की तरफ जाएगा तो वही यूरिन जो होगा वही फिल्ट्रेट जो होगा वो डाइल्यूट होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बाहर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर दी जाए तो ये क्या हो जाते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और क्या नाम है पानी अंदर बैठ जाता है और पानी जब ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या नाम है जो कंसनट्रेट फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूरी बात बोलते हैं। अब डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कहीं पे भी कंडीशनल आ जाए तो वो डीसीटी का बात कर रहा है। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन सोडियम आयन एंड वाटर आयन टेक प्लेस इन दिस सेल में। डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन बाय कार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिचुएशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन NH3 टू मेंटेन ऑफ द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन अ ब्लड। ठीक है, ये देखो ये हो जाता है हमारा ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ देखो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं सिटरेशन। ठीक है, सिटरेशन, और इसे हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसे हम सिटरेशन। तो H+ और अमोनिया क्या है यहाँ पे सिटरेट हो रहा है, आओ देख लेते हैं। जब पीसीटी में कहाँ दे बोल रहे हैं पीसीटी में कहाँ दे, हाँ देखो यहाँ पे पढ़ो सेलेक्टिव सिटरेशन ऑफ दी हाइड्रोजन एंड अमोनिया। यहाँ पे फिल्ट्रेट में क्या हो रहा है सिटरेट हो रहा है, तो सेलेक्टिव सिटरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया ये सिटरेट हो रहा है। और एब्जॉर्ब क्या होता है बाय कार्बोनेट, आओ देखते हैं यहाँ पे देखो H+ जितना अंदर जाएगा वो सिटरेशन बोलते हैं। तो ये सिटरेट हो रहा है, ये सिटरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है सिटरेट हो रहा है। ठीक है, और बाय कार्बोनेट ये एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और वैसे उसी तरीके से जब ये हमारे हैं क्या नाम है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले पे आते हैं तो वाटर के लिए क्या होता है परमिएबल होता है और इम्परमिएबल के लिए होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वाटर बाहर निकला और जैसे जैसे वाटर निकलते जाएंगे तो ये जो फिल्ट्रेट हो जाए और ज़्यादा कंसनट्रेट होता चला जाएगा। फिर ये जब यहाँ पे मरेगा, यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएगा तो अब यहाँ पे वाटर बढ़ता जाएगा और NaCl बाहर निकलता जाएगा। और जब भी वाटर बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन बाहर निकल रहा है तो जो ये फिल्ट्रेट होता है वो पतला हो जाएगा, पतला होने का मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, सेलेक्टिव सैचुरेशन पोटेशियम आयन एंड H+ आयन, और वहीं पर रीएब्जॉर्प्शन कितना होता है NaCl वाटर एंड बाइकार्बोनेट। और देख लेते भैया देखो डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, sodium ion and water take place of this segment. DCT are the capable of the reabsorption of the bicarbonate and selective citation of the hydrogen and potassium ion and ammonia. Selective citation क्या होता है देखो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। ठीक है, एंड अमोनिया ये क्या होता है सेलेक्टिव सिचुएशन होता है। ठीक है, वहीं पे क्यों होते हैं क्योंकि भैया ये पीएच टू मेंटेन और सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड में बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये बात है। अब सेलेक्टिंग डट की बात है, दिस डट आल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम द थॉर्टेट ऑफ द किडनी इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी रीअब्सॉर्ब। तो यहाँ पे याद रखना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है रीअब्सॉर्ब होता है कहाँ पे सेलेक्टिंग डट में। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ द कंसंट्रेट यूरिन दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया। या तो जब हम स्टार्टिंग में बोले थे कि मैंने एक वर्ड बोला था कि स्टार्टिंग में कि ये यूरिया क्या करता है बेसिकली मेंटेन करता है ऑसमोलरिटी जो यहाँ पे लिखा है some amount of urea may be retained in the kidney matrix for this desired osmolality। मैंने बोला था आगे जब जाते पढ़ाऊंगा तो ये लाइन मैं जरूर बताऊंगा, तो वो लाइन यहाँ पे है। ठीक है, वो लाइन यही है। ठीक है, तो भैया यूरिया
क्यों होना, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया की क्या जरूरत होती है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, क्योंकि ऑसमोलरिटी मेंटेन करने के लिए। इट आल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड एंड सेलेक्टिव सेचुरेशन, यहाँ पे भी होता है H प्लस का और K प्लस का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द कंसनट्रेट टू द फिल्ट्रेट, मतलब फिल्ट्रेट तो कैसे कंसनट्रेट करते हैं, तो ये होता है क्या नाम है, काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ द कंसनट्रेट यूरिन, तो याद रखना मैमल के पास एबिलिटी होता है कि जो यूरिन है या फिल्ट्रेट तो कंसनट्रेट करने का, ठीक है। दी हेनली रोप एंड वासा रट्टा, मतलब हेनली रोप कुछ ऐसे तरीके से होता है और वासा रट्टा ऐसे, तो ये वासा रट्टा हो जाएगा, ये हेनली रोप हो जाएगा, ठीक है। ये तुम देख रहे हो एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक अपोजिट, तो मतलब इसीलिए हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। हटो भाई, इसे हम बोलते हैं एक दूसरे के अपोजिट में, इसलिए हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो नीला वाला है इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और जो रेड वाला है इसे हम बोलते हैं वासा रट्टा। इन्हीं दोनों के बीच में खेल चलता है। तो बोले मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ द कंसनट्रेट यूनिट, दी हेनले लूप एंड वासा रट्टा प्ले ऑफ द सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट टू द टू लिम्फ, एक हो जाएगा क्या नाम है, ये जो नीचे वाला लिम्फ होगा इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, और इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। तो हेनले लूप के दोनों लिम्फ मतलब असेंडिंग लिम्फ और डिसेंडिंग लिम्फ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंड दस फॉर्म ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द टू लिम्फ ऑफ वासा रट्टा, उसी तरीके से इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे अब समझने का है, ठीक है। बोले काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है, दी प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनली लूप एंड वासा रट्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन द हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ द इंक्रीज इन ऑसमोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम 300 से, देखो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे 300 ऑसमोलरिटी से 1200 ऑसमोलरिटी, और करीब करीब तुम देखो 312, मतलब 4 टाइम जो होते हैं यूरिन कंसनट्रेट हो रहे हैं। अरे देखो 300 से, जब यहाँ की तरफ देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम देखो ये क्या होता है बेसिकली, हर एक लाइन देखो ये होता है वासा रट्टा, ठीक है, वासा रट्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या नाम है, ये हो जाएगा पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है तो यहाँ से वाटर परमिएबल होता है, वाटर परमिएबल तो होने का मतलब जो होता कि वाटर क्या नाम है, ये बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल रहा है, 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 और जैसे जैसे पानी कोई चीज़ से तुम पानी निकालते जाओ, जैसे कि कभी कभी तुमने क्या किया है, कभी कभी मम्मी लोग तो देखते हो जब चावल जो राइस होते हैं और पानी होते हैं, जब पानी निकालते रहते हैं तो चावल क्या नाम है, अकेला बचता है, अकेला मतलब कंसनट्रेट होता जाता है, ठीक है, अकेला कंसनट्रेट होता जाता है, ठीक है, ठीक है, कंसनट्रेट होता जाता है, ठीक है, ठीक है, कंसनट्रेट होता जाता है। तो उस हिसाब से जो ये फिल्ट्रेट है इस समय कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है। और फिर जब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ मूव कर रहे हैं, एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले की तरफ मूव कर रहे हैं, याद करो यहाँ पे एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले की तरफ मूव कर रहे हैं, उस वक्त NaCl निकल रहा है, और पानी जो है पानी की मात्रा बढ़ रही है, और पानी की मात्रा बढ़ रही है। तो क्या ये जो फिल्ट्रेट जब नीचे आते वक्त पानी निकलने की वजह से ये कंसनट्रेट हुआ था, अब लेकिन यहाँ पे पानी बढ़ रहा है तो धीमे धीमे जो ये फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेट होता जाएगा, और जो ये NaCl है, जो ये NaCl निकल रहा है बाबू इधर देखो, मैंने बोला जो ये NaCl निकल रहा है, जो ये NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, वो NaCl यहाँ पे जाते क्या वासा रेट्टा में छुप जाएगा। तो मिलाता है, मुझे और अच्छे समझाना हो, लो भैया लो, अब मैं और अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा, लो समझो भाई, लो ऐसे बना दिया,
चलो आप समझो, ये जो होता फिल्ट्रेट जो होगा वो इस तरीके से मूव कर रहा होगा। इस तरीके से जो रिलेटेड चीज़ पहले बता दो, नहीं तभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हाँ। अब देखो, मैं पहले चीज़, ये जो होता है क्या हो जाता है, एसेंडिन येलो एच, तो ए येलो एच लिख दे रहा हूँ, एसेंडिन लिम्फ ऑफ हेनले। उसी तरीके से ये हो जाएगा डी येलो एच, डिसेंडिन लिम्फ ऑफ हेनले। ठीक है, ये हो जाएगा वासा रट्टा, वी आर लिख दे रहा हूँ, वासा रट्टा, ये भी वासा रट्टा हो जाएगा। ठीक है, वासा रट्टा। अच्छा, जब तुम देखते हो टीबी यूबी में इनकाउंटर होता है तो आदमी आगे पीछे होता है, मतलब हीरो सामने होता है, उससे हीरो आमने सामने होते हैं, हीरो और विलन जो होते हैं आमने सामने होते हैं। तो आमने सामने का मतलब जो होता है, हमारा फिल्ट्रेट कुछ इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से, या तो मैं और गहरा कर देता हूँ। फिल्ट्रेट कुछ हमारा इस तरीके से मूव करता है, फिल्ट्रेट जो होता है वो मेरा कुछ इस तरीके से, हटा दो, अच्छा नहीं लगा। हाँ, फिल्ट्रेट कुछ इस तरीके से मेरा मूव कर रहा है। ठीक है, समझने का अभी समझो। और वहीं पे फिल्ट्रेट इस तरीके से मूव कर रहा है, समझो बात को। फिल्ट्रेट हमारा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, और वहीं पे वासा रट्टा में बात कर दी जाए तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, वासा रट्टा में सारे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। ऐसे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तुम देखो यार, ये आमने सामने होते हैं, मतलब ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से आ रहा है, तो ये आमने सामने हो रहा है। देखो, जब मैं बोल रहा हूँ डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि भैया जब डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले की बात करते हो तो ये क्या नाम है, वाटर परमिएबल होता है, वाटर से परमिएबल होता है। तो वाटर तो इस तरीके से निकल रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ वाटर तो इस तरीके से निकल रहा होगा, इस तरीके से वाटर यहाँ पे निकल रहा होगा। तो ये परमिएबल होता है, वाटर वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो इस तरीके से वाटर निकल रहा होगा इस पाइप से। ठीक है, इस पाइप से वाटर निकल रहा होगा डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले से, वाटर ऐसे निकल रहा होगा, समझो मेरी बात को। और ये वाटर फिर जैसे जैसे निकल रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ भैया कि जैसे जैसे वाटर निकल रहा है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, तो क्या जो ये फिल्ट्रेट हो रहा है ये और गाढ़ा होते जा रहा है, और गाढ़ा होते हुए जा रहा है, और गाढ़ा होते हुए जा रहा है, और गाढ़ा होते हुए जा रहा है। हाँ, फिर मैंने बोला जैसे फिर ये चला जाता है एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में वाटर नहीं होता है, बल्कि
इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलने लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइट तो मैं तो इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे निकाल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट लाइट निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट इस फिल्ट्रेट से इलेक्ट्रोलाइट निकाल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है। तो क्या यूरिन में से जो फिल्ट्रेट में से जब इलेक्ट्रोलाइट निकाल दोगे तो जो ये यूरिन है, जो ये फिल्ट्रेट है, क्या ये गाढ़ा हो जाएगा कि हल्का हो जाएगा? सर ये हल्का हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो मतलब मेरे सीधे कहने का मतलब, जब ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में जाता है तो पानी निकलने की वजह से ये जो यूरिन होता है, ये जो ये फिल्ट्रेट होता है वो गाढ़ा हो जाता है। और फिर वहीं पे बात कर दी जाए, जब ये एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में मूव करता है तो ये जो यूरिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाने की वजह से और पानी के ज़्यादा अंदर भरने की वजह से ये जो यूरिन होता है या जो फिल्ट्रेट होता है ये डाइल्यूट हो जाता है। क्या बात समझ रहे? हाँ। अब जो ये तुम्हें दिख रहा है सोडियम आयंस या इलेक्ट्रोलाइट, जो ये आप तो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट ये इसमें वासारेट्टा में चले जा रहे हैं, वासारेट्टा में जा रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं हमारे वासारेट्टा में। वाह क्या बात है। हाँ, उसी तरीके से यहाँ से पानी निकल रहा है और ये भी हमारे वासारेट्टा में चले जा रहे हैं। एनसीईआरटी की अब लाइन समझो, बोल रहे हैं यहाँ से जब डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले तो वाटर निकल रहा है, इस वजह से जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होते जा रहे हैं। लेकिन तुम याद रखना, जब ये यूरिन है, ये यहाँ पे जो क्या नाम है, जो ये वाटर निकल रहा है, तुम देख रहे हो, ये जो वाटर निकल रहा है वो वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जैसे जैसे ये मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, वो परमिएबल हो जाता है NaCl के लिए और NaCl, और ये फाइनली यहाँ पे तो ये वासारेट्टा इधर से आ रहा है, इधर से वासारेट्टा हो जा, ये तो अलग अलग करके बनाए हैं। तो वासारेट्टा में ये NaCl जाते एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैंने बोला था यहाँ से वाटर, जैसे मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा वाटर निकलेगा तब जब ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। तो आई होप तुम लोग तो ये पूरी चीज़ें समझ में आई हैं। आप पढ़ते हैं, द प्रोक्सिमल बिटवीन द हेनले लूप एंड वासारेट्टा एज वेल एज काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल तक ले जाता है टू द इनर मेडुला। द ग्रेडिएंट इज मेनली टॉट बाय द NaCl एंड यूरिया एंड NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले लूप which is changed by the descending lymph of वासारेट्टा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे the gradient of mainly used by the NaCl and urea, NaCl is transported by the ascending loop। बोला है कि जब जब ascending lymph of loop of हेनले का मतलब ये है, ये वाली लाइन, ये वाली ascending lymph of हेनले। बोला है एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। तो NaCl जो होता है, जब एसेंडिंग लिम्फ के बाहर होते हुए जा रहे हैं तो इधर से वासारेट्टा होता है, इधर से दूसरी पाइपलाइन वासारेट्टा की आ रही होगी। तो जो NaCl एसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले से निकल रहा होगा वो वासारेट्टा डिसेंडिंग, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासारेट्टा एब्जॉर्ब कर लेता होगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द एसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासारेट्टा। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ट्रांसपोर्ट बाय द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टेड द अबव ऑफ द डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट of the Henle loop and Vasaretta is both a counter current mechanism. This mechanism help to maintain of the concentration gradient। ठीक है, वही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, in the medullary interstitium, presence of such interstitial gradient help in easy passage of water from the collected tubule, thereby the concentration filtrate। Human kidney can produce urine 4 times, मतलब 400 से 1200, मतलब 4 times यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है इनिशियल फिल्ट्रेट से। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही पेज बचा हो रहा। ठीक है, 2 ही 3। चलो अब हम लोग रास का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। अरे बाप रे बाप,
The function of the kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving two hypothalamus और जेजी सेल और सर्टेन हर्ट, तो सर्टेन हर्ट में भी होता है, ठीक है। बोले ऑस्मो रिसेप्टर इन दी बॉडी आर दी एक्टिवेटेड चेंज इन वॉल्यूम, बोले जैसे जैसे हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम हो जा, जो ब्लड वॉल्यूम हो जा, ये लॉस होने लगेगा या लॉस होने लगेगा, तो उस वजह से ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे जब भी हमारे ब्लड वॉल्यूम में चेंजेज आएगा। चेंजेज मतलब या तो ज़्यादा होने लगेगा या तो कम होने लगेगा, ठीक है। बोले ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे बॉडी फ्लूइड लॉस होते जा रहे हैं तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर हो जब वो एक्टिवेट कर देगा और स्टिमुलेट कर देगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, एडीएच हार्मोन्स। एडीएच तो हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन, कहाँ से, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीएच कहाँ से निकलता है, एडीएस एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडीएस या वेसोप्रेसिन की बात कर दी है तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब डायरेक्ट हाइपोथैलेमस निकालेगा, ठीक है। फिर बोले एडीएस क्या करेगा, फैसिलिटेट वाटर रिएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल देयर बाई प्रिवेंटेड डाईयूरेसिस, ठीक है। तो फिर एडीएस का काम क्या होता है, एडीएस क्या करता है, लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी, हालांकि बोलना चाहिए लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे बोला लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन या टिब्यूल, देयर बाई प्रिवेंटेड डाईयूरेसिस। वाटर तो खींच लेते हैं जिससे कि जो वाटर खींचने की वजह जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेट हो जाता है। डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है, इस वाटर तो जितना क्या नाम है, वाटर तो खींच लेते हैं, वाटर तो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल्स, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं डाईयूरेसिस। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और जैसे ही भाई जब खींच रहे हैं तो बॉडी वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा तो जो ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे वो डीएक्टिवेट हो जाए, मतलब स्विच ऑफ हो जाए, और एडीएस जो रिलीज हार्मोन्स हो रहा था, जो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट बोल रहा था भाई निकल 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 रेडियस निकल, अब वो सप्रेस कर देता। जैसे ही ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर उससे जो हाइपोथैलेमस तो स्टिमुलेट करेगा कि भैया ऐसा है कि अब मत भेजो, अब मत भेजो, अब बहुत हो गया, अब ये क्या नाम है अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो उस वजह से एडीएस हार्मोन जो रिलीज हो रहा था वो सप्रेस हो जाएगा, और एडीएस कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट कंसिस्टेंसी इफेक्ट ऑफ द ब्लड वेसल डिस्चार्ज ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड देयर। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और मतलब ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, और जिसकी वजह मतलब फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ेगा। अब बोल रहे हैं जेजी सेल प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल ए फॉल इन मतलब ब्लड फ्लो। बोले जैसे जैसे मान लो ब्लड सपोर्ट तुम्हारा जिस तरीके से मतलब ब्लड फ्लो या प्रेशर बीपी प्रेशर कम होता जा रहा है तो जीएफआर कैन एक्टिवेट टू जेजी सेल। बोले जैसे जैसे जीएफआर आपका कम होते जा रहा है तो ये क्या कर देगा, जेजी सेल किसे एक्टिवेट कर देगा, जेजी सेल तो, और जेजी सेल क्या निकाल देगा, रेनिन किस पे काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन किस में बदल देगा, एंजियोटेंसिनोजन 1 में, और फिर फाइनली बदल देगा एंजियोटेंसिनोजन 2। और ये एंजियोटेंसिनोजन 2 कुछ और नहीं होता, ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, जिसकी वजह से ये जीएफआर या ब्लड प्रेशर क्या होता है ये बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से जीएफआर भी बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिनोजन 2 की बात कर दी जाए तो ये जैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स तो स्टिमुलेट करता है, तो ये मेडुला था, एड्रेनल कॉर्टेक्स तो स्टिमुलेट कर देता है, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन निकाल देता है। एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम आयन और वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जीएफआर भी बढ़ जाता है, और इसी तो बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। अब बोला कि एक बार की बात मान लो कि ब्लड फ्लो या बीपी ज़्यादा बढ़ गया, अभी तक तो कम हो गया था, अब ब्लड फ्लो या ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तब हम इसे कैसे मॉनिटर करें, तब उस समय आर्टेरिया से हार्ट में आर्टेरिया से क्या नाम है रिलीज हो जाएगा एएनएफ, आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर निकलेगा, जो कि एक तरीके का वेसो डायलेटर होता है, और जो ब्लड वेसल तो क्या कर देगा, चौड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा, जिससे वजह जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और हम रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म तो चेक कर सकते हैं। आई होप तुम लोग तो बहुत अच्छे से समझ आया। मैच्योरेशन क्या होता है, यूरिन तो निकालने की
प्रक्रिया तो ये बोलते हैं मैचुरेशन। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज द अल्टीमेट कैरिड बाय द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इज स्टोर्ड एंड द वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सीएनएस। बोल रहे हैं कि ये यूरिन फॉर्म कहाँ पे होता है, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन अल्टीमेट कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर ये वॉलंटरी जैसे जैसे यूरिन भरता जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये वॉलंटरी सिग्नल कहाँ पे पहुँचा जाए, सीएनएस के पास। और सीएनएस क्या करेगा, सीएनएस उस रिसेप्टर मतलब जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं उससे क्या नाम है सिग्नल भेजेंगे। चलो मिलाते, मेरे कहने का मतलब एक क्रोटम में जैसे जैसे यूरिन भर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में बात कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर में बात कर रही है, जैसे जैसे यूरिन भरता जा रहा है वैसे वैसे सीएनएस के पास वॉलंटरी सिग्नल जा रहा है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी सर, वॉलंटरी सिग्नल जाएगा, वॉलंटरी सिग्नल भेजा जाएगा किसके पास, सीएनएस के पास। और सीएनएस क्या करेगा, उस यूरिनरी ब्लैडर के जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर होते हैं उन्हें सिग्नल पहुंचाएगा कि भैया ऐसा है, यूरिन भर रहा है, अब यूरिन तो निकालने का समय आ चुका है। तो बोला है कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से यूरिन और तेज़ी से भरना शुरू हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स दी स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर। फिर बोला है कि जो ये स्ट्रेच रिसेप्टर होता है यूरिन वॉल पे, ये क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा किसके पास, सीएनएस के पास। और सीएनएस मोटर मैसेज के थ्रू ये भेज देगा स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखते हुए जो ब्लैडर होता है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, जो ब्लैडर होता है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा। और स्पिंटर के थ्रू ये जो यूरिन भरा हुआ था यूरिनरी ब्लैडर में रिलीज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन स्टार्ट मैच्योरेशन एंड दी न्यूरल मैकेनिज्म। इसमें क्या एंडोक्राइन मैकेनिज्म उपयोग होता है, नहीं, न्यूरल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से मैच्योरेशन बोलते हैं, रिफ्लेक्स। एंड एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो स्टेट करते हैं ऑन एवरेज 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। दी यूरिन फॉर्म लाइट येलो कलर होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच 6 होता है। ऑन एवरेज 20 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया स्टेट आउट पर डे। 25 से 30 ग्राम जो होता है यूरिया हम लोग पर डे निकालते हैं। वेरियस कंडीशन कैन बी अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन अ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोसोरिया, और कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो कीटोनूरिया इन यूरिन में। ठीक है, ये सारी चीज़ डायबिटिक मेलाइटस का होता है। ठीक है, अब बोले अदर दी फंक्शन, बोले अदर देन द किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन, आल्सो द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव वेट। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 भी निकलता है एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है। फिर उसके बाद बोला है बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल, डिहाइड्रेटेड स्टेरॉयडल हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, most of these substances ultimately pass out along with the digestive waste. The sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their saturation. Sweat produced by the sweat gland is body fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid. To the primary function of the sweat is to facilitate of the cooling effect on the body surface. It also help in a removal of the some of the waste mentioned above. The sebaceous gland eliminates certain substances like steroids, hydrocarbon gas through sebum. ठीक है, दिस सिचुएशन प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया। बोले माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, किडनी का काम न करना। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लेट दी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। अब किडनी काम नहीं करेगा तो जो यूरिया होगा वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड में। इस कंडीशन तो हम बोलते हैं यूरीमिया का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, इसे हम बोलते हैं यूरीमिया, जो चीज़ हाईली हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए और मे लीड टू किडनी फेलियर, और इसकी वजह से किडनी क्या होती है, फेल कर जाती है। इन सच पेशेंट, और ऐसे पेशेंट तो हम कैसे डील करते हैं, बाय हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द हीमोडायलिसिस ब्लड क्या करते हैं, पहले हम लोग ड्रेन करते हैं फ्रॉम ब्लड, हम लोग ड्रेन करते हैं कहाँ से, कॉम्पोनेंट आर्टरी पंप इनटू अ डायलाइजिन यूनिट, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कॉम्पोनेंट आर्टरी पंप इनटू अ डायलाइजिन यूनिट आफ्टर द एडिंग इन द एंटीकोआगुलेंट, जिसकी वजह से जो होता है हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट ना जल जाए, इसलिए हिपेरिन तो हम लोग डालते हैं जो कि एंटीकोआगुलेंट हो जाता है, जिसकी वजह जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता। द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेफ्लोन ट्यूब,
surrounded by a fluid. Dilagen having the same composition of the plasma except the nitrogenous waste. क्या नहीं होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि हमारे जो यूरिया होता है, ठीक है। द प्रबोसस सेफ्लॉन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउड द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन रीजन एट नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होते कहाँ पे, डायलाइजिन यूनिट, और दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, बाहर चले जाते हैं, देयर फाइव क्लियर द ब्लड, और ब्लड कैसे हो जाते हैं क्लियर, द क्लियर ब्लड इज पंप्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग द एंटी हिपेरिन। क्योंकि भैया जो ब्लड क्लॉट हुए थे अभी तक तो हम लोगों ने हिपेरिन उपयोग किया था, अब उसके बाद एंटी हिपेरिन उपयोग करने के बाद ये वेन्स में डालेंगे, वेन्स में डाल देंगे, और बोन्स फॉर थाउजेंड ऑफ द यूरिमेट पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब हजारों से भी ज़्यादा बोन्स ऑफ थाउजेंड ऑफ यूरिमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड में देने में। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ द रीनियल failure. A function kidney is used of the transplantation from donor, preferably close relative to minimize to chance of the rejection by the immune system of the host. Modern clinical produce have been increased the success rate of the such complicated technique. Renal calculi क्या होता है, insoluble mass of the स्टोन या क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल होता है जैसे कि ऑक्जिलेट, और ये किडनी में आ जाता है। किडनी रीनल के लिए होता है, कैल्कुलाई मतलब पत्थर, ठीक है, और वो भी कितना पत्थर, ऑक्जिलेट का। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, राइटिस हमेशा इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाए विद इन किडनी, बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो भैया हमारा ये वाला भी चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहो, पढ़ाई करते रहो।